Hello, good evening, everybody. So once again, I welcome all of you into today's current affairs. Okay. So 3 फरवरी के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन है आज की क्लास में, और मोस्टली डिस्कशन बजट के ऊपर है. ठीक है. ध्यान रखो, कल जो मैंने बजट के ऊपर क्लास लिया न्यूज़पेपर के एनालिसिस में, और आज जो मैं क्लास लूँगा न्यूज़पेपर के एनालिसिस में, ये दो क्लासेस जो बच्चा बहुत गौर से देख लेगा, बहुत ध्यान से देख लेगा, उसको कभी भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी. मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें कवर हो चुकी है न्यूज़पेपर के अंदर. ठीक है. चलो सो स्टार्ट करते हैं. पहला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो ये पिक्चर है डायरेक्टली फ्रॉम बजट. ये बजट का ब्रेकडाउन बता रहे हैं कि कौन से सेक्टर में कितना आउटले हुआ है. ठीक है. बजट का एक्सपेंडिचर कौन से सेक्टर में कितना हुआ है. ठीक है. जैसे इंटरेस्ट पेमेंट के लिए हमारे बजट में कितना हुआ है, इट इज अराउंड 14 लाख करोड़. ठीक है. 14.03 लाख करोड़. ये वाला नंबर को शॉर्ट करना हो तो ऐसा लिखा जाता है 14.03 लाख करोड़. ठीक है. इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यूजुअली जो इंटरेस्ट पेमेंट जो है, इसको हमेशा ही बजट में हर साल बहुत बड़ा शेयर मिलता है. ठीक है. तो ये इंटरेस्ट पेमेंट के लिए अगर इसको देखोगे बजट के फॉर्मेट में, ठीक है, तो बजट एस्टिमेट्स का ये 26% जो है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ही एलोकेट किया गया है. कितना? 26.26% ऑफ द बजटरी एलोकेशंस हैज बीन डन फॉर इंटरेस्ट पेमेंट. ठीक है. और अदर लायबिलिटीज के लिए 5.56 लाख करोड़. 5.56 लाख करोड़. ठीक है. और अगर आप ये देखोगे तो ये जो है बजटरी एक्सपेंडिचर के जो इसका पहले का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, बजटरी एक्सपेंडिचर का, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर का जितना शेयर है उससे इस बार 0.61 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा है. मींस इट इज इंक्रीज इन शेयर फ्रॉम द प्रीवियस बजट. जो टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर में इसका शेयर होता था अदर लायबिलिटीज के लिए, इस बार थोड़ा सा बढ़ गया है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट मेजर एक्सपेंडिचर जो है वो आप देखेंगे कहां पे? डिफेंस में और ट्रांसपोर्ट में. ठीक है. डिफेंस को अगर आप ट्रांसपोर्ट को देखोगे तो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर जिसमें एलोकेशन हुआ है. कितना हुआ है? 5.98 लाख करोड़. 5.98 लाख करोड़. ठीक है. देन डिफेंस 5.94 लाख करोड़. ओके. देन फूड में 2.27 लाख करोड़, एग्रीकल्चर में 1.62 लाख करोड़, फर्टिलाइजर्स में 1.7 लाख करोड़, एजुकेशन में 1.39 लाख करोड़, एनर्जी में. तो ये सारे सेक्टर्स में बताया गया है. अर्बन डेवलपमेंट में 85,000 करोड़, 55,000 करोड़ जो है वो है आईटी और टेलीकॉम से, साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए. आईटी और टेलीकॉम के लिए 74.56 लाख करोड़. इंपॉर्टेंट नंबर्स नहीं है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड है. इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रेंड है. ट्रेंड मतलब किस किस सेक्टर का बढ़ाया गया और किस किस सेक्टर का कम किया गया है. ठीक है. देखो, होम अफेयर्स के लिए जैसे पिछले बजट के मुकाबले में थोड़ा कम किया गया है, इसका शेयर कम हुआ है. एलोकेशन कम नहीं हुआ, एलोकेशन बढ़ा है, लेकिन शेयर जो ओवरऑल बजट में इसका शेयर पहले होता था उससे 0.09 परसेंटेज पॉइंट कम हुआ है. तो कितना है? होम अफेयर्स में 2.55 लाख करोड़. ठीक है. तो ऐसा हाईएस्ट टू लोवेस्ट अगर याद रखना हो तो सबसे ज्यादा परसेंटेज बजटरी एलोकेशन इंटरेस्ट पेमेंट के लिए करीब करीब 26.26%, 2.26%. ठीक है. उसके बाद बाकी जगहों पे थोड़ा कम है. ठीक है. डिफेंस में बहुत ज्यादा है, 5.94 लाख करोड़. लेकिन पिछले साल का जो बजटरी एलोकेशन है उससे तो ज्यादा है, 100%. ऑप सिंदूर की सक्सेस के बाद ये बढ़ाया गया है. लेकिन जो परसेंटेज शेयर अब बजट में कितना शेयर इसका होता था, वो शेयर थोड़ा कम हुआ है. तो ये ध्यान रखना है. ये क्या बोलता है क्वेश्चन में? कभी कभी पूछते हैं कि द एलोकेशन टू द डिफेंस सेक्टर हैज रिड्यूस्ड व्हेन वी सी इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ द बजट. ठीक है. शेयर ऑफ द बजट के टर्म में डेफिनेटली रिड्यूस हुआ है, लेकिन अमाउंट जो है वो इंक्रीज हुआ है. ठीक है. हाँ. अब 10,000 करोड़ डोजेज फॉर बायोफार्मा. सबसे पहले बायोफार्मा ये कौन सा सेक्टर है? ये बेसिकली वो सेक्टर है जो बायोलॉजिकल मेडिसिन, बायोमेडिसिन के सेक्टर में डील करता है. ठीक है. और इसका मेन पर्पस क्या क्या चीजें बनाना है? वन इज बायोलॉजिक्स प्लस बायोसिमिलर्स केमिकली और इफेक्टिवली कॉम्पोजिशन वाइज सिमिलर होती है केमिकल मेडिसिन जैसे, बट इट इज यूज्ड थ्रू यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये बनाई जाती है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी यूज किया जाता है. ठीक है. सो बायोटेक्नोलॉजी एंड
बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का यूज करके जो मेडिसिन हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायोफार्मास्यूटिकल सेक्टर या बायोफार्मा। ठीक है, इतना बड़ा एलोकेशन बायोफार्मा के लिए। बायोफार्मा शक्ति एक हमने इसमें बायोफार्मा शक्ति का एक प्रॉमिस किया इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने। बायोफार्मा शक्ति का क्या मतलब है, हम 2-3 चीजें इसमें करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एक इकोसिस्टम बनाएंगे ऐसा जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो। किस चीज का, सबसे ज्यादा बायोलॉजिक्स का और बायोसिमिलर्स का। मेडिसिन, बायोलॉजिक्स मींस यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वट एवर मेडिसिन वी आर मेकिंग, बायोसिमिलर्स मींस सिमिलर कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मेडिसिन बट prepared through use of biological organisms and biotechnology and for targeted drug delivery. Okay, तो बायो फार्मा को क्या कहते हैं कि ये हमारे कई सारे फ्रंटियर सेक्टर्स हमने बताए हैं इस बजट में, तो बायो फार्मा को भी एक फ्रंटियर सेक्टर बताया और गवर्नमेंट ने कहा कि इसको हमको स्केल अप करना है। ठीक है, इनोवेशन इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है बायोफार्मास्यूटिकल्स के। ठीक है, बायोफार्मास्यूटिकल्स की क्यों हमको जरूरत पड़ गई, क्योंकि इंडिया का डिजीज बर्डन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और डिजीज भी कौन सी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गया, वो डिजीज जो है थोड़ा बढ़ रही है। ठीक है, और इसने ये भी कहा कि हम 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, 3 नए नाइपर्स जो है हम सेटअप करेंगे और जो पुराने एग्जिस्टिंग 7 फैसिलिटीज हैं हमारी बायोफार्मास्यूटिकल्स की, उनको हम क्या करेंगे और ज्यादा एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, अपग्रेड करेंगे। ठीक है, और हम इससे करना क्या चाहते हैं, हम अपना जो ड्रग्स का क्वालिटी और ड्रग्स का स्टैंडर्ड जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम अपने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ले जाना चाहते हैं, इसीलिए हमने इस बार बायोफार्मा पे ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, और यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बायोफार्मास्यूटिकल्स की जो डेफिनेशन देती है वो ये कहती है कि बायोफार्मास्यूटिकल्स नॉर्मल केमिकल कंपाउंड से बनाने वाली मेडिसिन नहीं है, ये आपको बनानी है ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर प्रोडक्शन इसका होता है और बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है लिविंग सिस्टम्स में, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट सेल या एनिमल सेल्स। तो बायोलॉजिकल या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं एज कंपेयर टू केमिकल मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए आपको उन चीजों के साथ डील करना है, तो इसलिए आपका जो ये सेक्टर होना चाहिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होना चाहिए और हाईली स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री लीडर्स ये कहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये गेम चेंजर हो सकता है इंडिया के बायोफार्मा सेक्टर के लिए। ये बहुत ही ज्यादा एनेबलिंग प्रोविजंस बना रहा है इंडिया की जर्नी के लिए, ताकि हम वैल्यू वाइज बायोफार्मास्यूटिकल में एक ग्लोबल लीडर की तरह इमर्ज हो सके। तो मिशन बायोफार्मा या मिशन बायोफार्मा शक्ति और बायोफार्मा के अंदर जो हमने इस वक्त इन्वेस्टमेंट किया वो कितना है, 10,000 करोड़। ठीक है, दिस इज वन हेल्थ रिलेटेड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, दूसरा, कैंसर ड्रग्स और सस्ते हो जाएंगे और 1.5 लाख केयर गिवर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए हमने कुछ बजट एलोकेट किया। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम जितने भी कैंसर से रिलेटेड ड्रग्स इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर क्या करेंगे, हम ड्यूटी एग्जम्पशन देंगे। ड्यूटी एग्जम्पशन मींस कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी उनको पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फुल एग्जम्पशन ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन 17 कैंसर रिलेटेड मेडिसिन, 17 कैंसर रिलेटेड मेडिसिन पे हमने क्या किया, फुल ड्यूटी एग्जम्पशंस दे दिया। ठीक है, दूसरा हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ कैंसर ही एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं है, हम और इसमें 7 मोर डिजीज हम इसमें ऐड करेंगे जिनके लिए इंपोर्ट्स को हम ड्यूटी फ्री करेंगे। 7 मोर डिजीज हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होंगी। ठीक है, तो इसलिए उसमें हम ये 7 मोर डिजीज के लिए जो इंपोर्ट्स करेंगे, ड्रग्स, मेडिसिन या फूड्स या जो स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए हम इंपोर्ट करेंगे, उसको भी ड्यूटी फ्री करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे नेशन वाइड। ठीक है, नेशन वाइड नेटवर्क किस चीज का बनाएंगे, 1000 एक्रेडिटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट्स। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल साइट्स कौन सी होती हैं, ये वो साइट्स होती है जो रिसर्च एंड ट्रायल्स करती रहती हैं मेडिसिन की सक्सेस, फेलियर्स, कंपोजिशंस को चेक करने के लिए। क्लिनिकल ट्रायल साइट्स के लिए हमने 1000 साइट्स का नेटवर्क जो है वो बनाना है। ठीक है, ये एक और प्रॉमिस किया गया इस बार में। ठीक है, ओवरऑल हेल्थ मिनिस्ट्री को जो एलोकेशन हुआ बजट का वो हुआ है कितना,
1.05 लाख करोड़। 1.05 लाख करोड़ जो है वो 6% ज्यादा है, 6% ज्यादा है पिछली बार के हिसाब से। पिछली बार के हिसाब से अगर देखोगे तो ठीक है, तो 6% इंक्रीज हैज बीन गिवन टू हेल्थ केयर स्पेंडिंग। ठीक है, कोविड के टाइम पे लगातार, कोविड से लेके लगातार गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्पेंडिंग को बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर का अगर देखेंगे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, उसके हिसाब से जो बजटरी एस्टिमेट्स हैं प्रीवियस ईयर के, उससे 6% ज्यादा और रिवाइज एस्टिमेट से 9% ज्यादा। ठीक है, रिवाइज एस्टिमेट्स और बजटरी एस्टिमेट्स में क्या फर्क है, कल मैंने बताया कि वो एस्टिमेट जो हम बजट बनने से पहले सबमिट करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, दे आर कॉल्ड बजटरी एस्टिमेट्स। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री एलोकेट करती है फंड्स, फिर 1-2 क्वार्टर्स में जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं, फिर एस्टिमेट्स का एक रिवीजन होता है, क्या जो हमने मांगा था जितना हमको मिला है उतना खर्चा कर पाएंगे या कुछ सरेंडर करना पड़ेगा या कुछ एडिशनल ग्रांट्स चाहिए। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द बजटरी एस्टिमेट्स। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के ऊपर अगर देखें तो हमारा 9% इंक्रीज हो चुका है बजट इस बार हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। लेकिन अगर हम बजटरी एस्टिमेट्स पे देखें तो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री को 6% ज्यादा फंड्स मिले एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, और इसमें 100 करोड़ का प्रोविजन है किसके लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ट्रेन करने के लिए। 100 करोड़ प्रोविजन इज फॉर द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है, जो क्या करेंगे, केयर डिलीवरी को हॉस्पिटल से बियॉन्ड क्या करेंगे, केयर डिलीवरी को बियॉन्ड हॉस्पिटल डिलीवरी इंश्योर करेंगे। ठीक है, केयर डिलीवरी के लिए ट्रेनिंग ऑफ 100 करोड़ हैज बीन ईयर मार्क्ड फॉर दिस। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हेल्थ केयर जो है उसमें जो केयर डिलीवरी है वो ज्यादा टिपिकल पार्ट है, क्योंकि इसमें हमें ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं मिलते। ठीक है, और कई सारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर भी जो है काफी ज्यादा बर्डन है। इसलिए हमको एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर को मॉडर्नाइज करने की बात की गई है। एमबीबीएस के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सुपर स्पेशलिटी नर्सिंग सीट्स को इंक्रीज किया गया है। ठीक है, और मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स को ट्रेन किया जाएगा, जिससे डॉक्टर्स का बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा और हेल्थ केयर सेक्टर बेटर डिलीवरी कर पाएगा। ठीक हो गया। फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, comprehensive push to scale up Ayush ecosystem. Ayush stands for Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy. ठीक है, ये बेसिकली ट्रेडिशनल मेडिसिन की ब्रांचेस है। 2014 में एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई इसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मेंटल हेल्थ केयर सेक्टर को जो है हमने ज्यादा फोकस करना है, और ये एक्नॉलेज किया कि हमारी कंट्री में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बाद भी हमारे पास मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस जो है वो सफिशिएंट नहीं है। इसलिए उसने कहा कि हम 2 नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स जो हैं, नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैव बीन प्रपोज्ड फॉर तेजपुर एंड रांची। प्लीज रिमेंबर, नेशनल मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स आर प्रपोज्ड फॉर तेजपुर एंड रांची। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जिनके बारे में कभी क्वेश्चन आता है बजट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो सर्जरी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो सर्जरी। ठीक, निम्हांस। ओके, so these institutes will be set up and they will provide specialized mental health care, and people will have access to mental health care, and also they will particularly work in the regions which are underserved region. Okay, then comprehensive push has been given to scale up Ayush ministry को जो है कितना funds allocate किया गया है, 4,408 crores means 4.4 thousand crores, KCR means 1000 crores, 4.4 thousand crores, और पहला एलोकेशन कितना था, इट वाज 3.67 KCR। ठीक है, 3.67 KCR। तो हेल्थ केयर सेक्टर में आप देख लो, चाहे आयुष हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो, सभी में क्या हो रहा है, बजटरी एलोकेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद मार्जिनल हाइक फॉर एग्रीकल्चर लीव्स फार्मर्स अनहैप्पी। ठीक है, फार्मर्स थोड़ा सा सैड हो गए कि हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने बढ़ाया है कितना, 2.6% इंक्रीज किया है बजटरी एलोकेशन को। कहां पहुंचा है अब बजटरी एलोकेशन, एडिशनल 3,000 करोड़ मिलेंगे, एडिशनल 3,000 करोड़, 3,000 करोड़ हैव बीन ईयरमार्क्ड फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, अब टोटल प्रपोजल कितना है, कितना स्पेंड करना है हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में, इट इज 1.3 लाख करोड़ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, विच इज
2.6% हायर द प्रीवियस। ठीक है, अगर प्रीवियस देखोगे तो प्रीवियस कितना था 1.27 लाख करोड़, 1.27 लाख करोड़। तो 1.27 लाख में जब आपने 3000 ऐड किया तो ये हो गया 1.3 लाख करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ठीक है, अब ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को अलग से जो है फंड्स दिया गया है। वो कितना है फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को, ये तो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सेपरेट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, सो फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को कितना दिया गया 1.7 लाख करोड़। ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फर्टिलाइजर्स की तरफ शिफ्ट करें। एंड इट इज ऑल्सो एन इंक्रीज बाय 8.5%। मींस जितना पिछले साल एलोकेट हुआ था उससे 8.5% ज्यादा एलोकेशन दिया है। ठीक है, अब ये एलोकेशन दिया क्यों गया है? ये इसलिए दिया गया है ताकि फार्मर्स की जो डिमांड्स हैं वो फर्टिलाइजर सेक्टर में कम से कम मीट की जाए। लेकिन फार्मर्स इससे ज्यादा खुश नहीं है। फार्मर कह रहे हैं कि आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगलाइज करने के लिए कोई लॉ पास नहीं किया, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कोई बात नहीं हुई इस बजट में। ठीक है, फार्मर्स का जो डेट है, फार्मर्स का जो कर्जा है, ठीक है, फार्म डेट के ऊपर आपने कोई बात नहीं की। फार्मर्स जो हैं डेट की वजह से काफी ज्यादा सुसाइड्स वगैरह फार्मर्स के देखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ग्लोबल ट्रेड की और टैरिफ वॉर्स की वजह से क्राइसिस है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके ऊपर कोई बात नहीं आपने की। लेकिन आपने बात की सिर्फ किसके ऊपर? फर्टिलाइजर के ऊपर, और एडिशनल एलोकेशन किया। लेकिन क्यों कहा ये तो ज्यादा आपने डिस्कशन नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आपने ज्यादा रिसर्च, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च था, रिसर्च के लिए आपको बजट बढ़ाना था, रिसर्च के लिए आपने कम कर दिया। अब बेटर सील्ड, हाई यील्ड वैरायटी सील्ड्स जो हैं उसके लिए आपने बढ़ाना था एक्सपेंडिचर, लेकिन आपने कट कर दिया। इट हैज कट बाय 4.6% फॉर रिसर्च। एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए ओनली 9,967 करोड़ यू हैव केप्ट। ठीक है, और पिछला कितना था? 10,466 करोड़। 4.6% का कट करके आपने कितना लाया? इट इज अबाउट 9.96 1000 करोड़। ओके, तो ये कट कर दिया आपने। लेकिन उसके लिए उसमें आपने अलग से एक अनाउंसमेंट किया कि हम 350 करोड़ जो सपोर्ट देंगे वो किसके लिए? हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, मेनली कोकोनट, कैशिव, सैंडलवुड एंड नट क्रॉप्स। ठीक है, इसके लिए आपने दिया। ठीक है, एक इसमें प्रोजेक्ट, एक इसमें स्कीम मेंशन्ड है, भारत विस्तार। व्हाट इज भारत विस्तार? ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत विस्तार का मतलब क्या है? भारत वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे दो चीजों के साथ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और एग्रीकल्चरल के जो टेक्नोलॉजी मिशन है या टूल्स हैं, एग्री स्टैक। ठीक है, इनके साथ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। उससे क्या होगा? बेटर डिजास्टर रिस्पॉन्सेज, बेटर वार्निंग्स एंड बेटर एजुकेशन ऑफ फार्मर्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इससे क्या होगी? फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो बेटर डिसीजंस ले पाएंगे कंसिडरिंग द एआई एनेबल्ड वार्निंग सिस्टम्स एंड एआई एनेबल्ड नॉलेज सिस्टम्स। ठीक है, और फार्मर्स का रिस्क भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज कस्टमाइज्ड एडवाइजरी मिलेगी फार्मर्स को थ्रू दिस भारत विस्तार प्रोजेक्ट। भारत virtually integrated system for what? For access to access agriculture resources, to access agriculture resources. Okay, so अब ये कह रहे हैं कि जो बजट में आपने इतना सब कुछ किया है इसमें, और जो आप एक्चुअल स्पीचेस में कह रहे हैं कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग की तरफ लेकर जाना है, एमएसपी का गारंटी देना है, तो वो एक्चुअल प्रोमिसेस जो है थोड़ा सा मिसिंग है इस बजट में, इसलिए फार्मर्स थोड़ा सा अनहैप्पी है। ठीक है, अगला आर्टिकल है कोकोनट, कोकोआ, सैंडलवुड गेट स्पेशल अटेंशन। ये मैंने आपको बताया, इनको मैंने पिछले आर्टिकल में बताया कि हाई वैल्यू क्रॉप्स जो हैं, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं, उनको थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? उनने एक स्कीम भी इसके लिए बताया कि हम 350 करोड़ जो है ईयरमार्क करेंगे सिर्फ हाई वैल्यू क्रॉप्स का एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में अगर ट्रीज हो गया, नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, पाइन नट्स, और हिली रीजन्स में भी इसको सपोर्ट करने के लिए हम जो है हाई वैल्यू क्रॉप्स को सपोर्ट करने के लिए जो है ये वाला फंड्स एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, सो मेनली किसके लिए? हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा कि हम तो जैसे इंडिया है,
वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर्स है। 30 मिलियन पीपल डिपेंडेंट होते हैं कोकोनट वाले सेक्टर में अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। तो कोकोनट प्रमोशन स्कीम जो है उसको भी क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा ताकि प्रोडक्शन बढ़े कोकोनट की और प्रोडक्टिविटी भी फर्दर इंक्रीज हो। उससे क्या होगा कि और एक इसमें स्टेप बताया गया कि नॉन प्रोडक्टिव ओल्ड कोकोनट ट्रीज को हम नई सैपलिंग्स के साथ भी रिप्लेस करेंगे ताकि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा रिलायंस जो है वो अचीव कर सकें, ठीक है। सेल्फ रिलायंस अचीव करना इज द मेन पर्पस, पर्टिकुलरली इन हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कैश्यू, कोकोआ एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सैंडलवुड प्रमोशन के लिए सेंटर ने क्या कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हम पार्टनर करेंगे और सैंडलवुड का प्रमोशन में प्रोसेसिंग में कैसे आगे बढ़ेंगे, दैट हैज टू बी पार्टनर्ड विद द स्टेट्स, ठीक है। और यह भी कहा गया है कि कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन या मिशन ऑन पल्सेस, हाइब्रिड सीड्स, मखाना बोर्ड जो पिछले बजट्स में जिनको इंट्रोड्यूस किया गया था उनके बारे में अभी इस बार कोई बात नहीं हुई, इसलिए ऑल इंडिया किसान सभा ने इस पे भी थोड़ा सा दुख जताया है, ठीक है। मोर मनी एंड न्यू स्कीम्स फॉर लाइव स्टॉक्स एंड फिशरीज, ठीक है। सिंपल याद रखना, लाइव स्टॉक अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है, लाइव स्टॉक में मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री को 21% की बढ़ोतरी दी है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। देयर इज ए 21% इंक्रीज इन बजट एलोकेशंस, ठीक है, एंड द बजट एलोकेशन इज 6.15 KCR, 6.15 thousand करोड़, ओके। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज सेक्टर को जो है वो कितना दिया गया है बजटरी सपोर्ट, 2.7 KCR। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज को बजट सपोर्ट दिया गया है 2.7 KCR, ठीक है। अब फिश की जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन लेड ग्रुप्स जो हैं, स्टार्टअप्स जो है, मार्केट लिंकेजेस डेवलप करने के लिए ये सारा पैसा एलोकेट किया गया है लाइव स्टॉक और फिशरीज सेक्टर के अंदर, ठीक है। और मेनली जो फोकस ये है कि वैल्यू चेन कैसे डेवलप किया जाए, ठीक है, डेवलपिंग वैल्यू चेन इन फिशरीज एंड लाइव स्टॉक सेक्टर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें हमको करना क्या है, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने की बात की गई है, एनिमल हेल्थ को इंप्रूव करने की बात की गई है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लाइव स्टॉक का और फिशरीज का इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू चेन है उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। और ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए एनहांस सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। और एक्सपेंशन ऑफ वेटरनरी सर्विसेज एंड डिजीज प्रिवेंशन इनिशिएटिव्स, ऑल वी हैव टू ब्रिंग टू इंश्योर क्वालिटी आउटपुट इन लाइव स्टॉक एंड फिशरीज सेक्टर, ठीक है। बूस्टर शॉट फॉर एजुकेशन एंड स्किलिंग, एजुकेशन के बजट को बढ़ा के 14.21% इंक्रीज किया गया है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंक्रीज इसी सेक्टर में होना चाहिए था, लेकिन हालांकि मॉडरेट इंक्रीज है 14.21%। तो टोटल बजट कितना सेंक्शन किया गया है, 1.39 LCR, ठीक है, 1.39 लाख करोड़, ठीक है। और मेनली किस पे, समग्र शिक्षा स्कीम और केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है, ठीक है। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स, ठीक है, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स डेवलप करनी है एजुकेशनल हब्स के रूप में। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स विल बी डेवलप्ड, ओके। और एजुकेशन और एम्प्लॉय कैसे हमको प्रोग्रेस करना है, E2E, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस के लिए भी जो है इसमें थोड़ा सा मेंशन किया गया है, खास करके जो गर्ल्स हॉस्टल्स का और ज्यादा गर्ल्स हॉस्टल का एक्सपेंशन करना, ठीक है। एटलीस्ट गर्ल्स हॉस्टल जो है ज्यादा से ज्यादा एस्टेब्लिश किए जाएं, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कूल्स के अंदर, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर लैब्स, स्पेशल फीचर कंटेंट क्रिएटर लैब्स, रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब्स। कंटेंट क्रिएटर्स मतलब ऐसा ही हो टिकटॉकर्स नहीं, ठीक है, जो एक्चुअल यूजफुल कंटेंट क्रिएट करते हैं एजुकेशन सिस्टम में, खास करके एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग्स और कॉमिक्स में, AVGC, हाँ, एजुकेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेक्टर में जो इनके लिए कंटेंट क्रिएशन लैब्स जो है 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में डेवलप करनी है और 500 कॉलेजेस में डेवलप करनी है, ठीक है। तो दिस इज बी बेसिकली अ बूस्टर शॉट फॉर द एजुकेशन, ठीक। न्यू रूरल जॉब स्कीम, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका
मिशन ग्रामीण विच रिप्लेस्ड मनरेगा। ठीक है, अब मनरेगा का आउटगोइंग साल है ये। ठीक है, अभी क्योंकि इसके रूल्स नोटिफाई नहीं हुए, इंटरिम मनरेगा अब एक्चुअल स्कीम की जगह हो गई इंटरिम स्कीम, जब तक इसके रूल्स नोटिफाई होंगे। तो मनरेगा के लिए रखा गया 30,000 करोड़। ठीक है, और वीबीजी रामजी के लिए 95.69 थाउजेंड करोड़। ओके, अब ये मिला के देख लो आप, ये हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख करोड़। ठीक है, और इसके अलावा पिछले साल अगर देखोगे मनरेगा में सिर्फ 86,000 करोड़ था, तो वो बढ़ा के आपने कितना कर दिया, 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा। ठीक है, 1.256 लाख करोड़। ओके, 1.256 लाख करोड़ आपने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और आपको याद दिला दें, ये सिर्फ 60% है जो सेंटर ने देना है, प्लस जब इसमें हम स्टेट्स का 40% करेंगे, प्लस जब हम इसमें मैथमेटिक्स लगाएं और स्टेट्स का जब हम कैलकुलेशन करें, तो ये कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा स्टेट्स का और ये मिला के, इट विल बी बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 2.31 लाख करोड़ के आसपास चला जाएगा। कितना, 2.31 लाख करोड़ के पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, वो अलग ही कहानी कहते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये हिस्टोरिक है कि हमने 86,000 करोड़ से मनरेगा का बजट बढ़ा के इतना कर दिया। अरे भाई साहब, इतना कहां, यहां से तो सिर्फ यहां तक किया है आपने, या मान लेते हैं यहां तक किया क्योंकि 30,000 आपने मनरेगा में भी रखा। ठीक है, लेकिन भाई साहब आप ये मत गिनो ना, इसमें तो स्टेट्स का भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हिस्टोरिक ये बड़ा स्टेप है कि 21% हाइक हमने कर दिया है मनरेगा की एलोकेशन में। ठीक है, अब क्रिटिक्स ये कहते हैं कि आपने बढ़ा है 125 वर्क डेज, और हमारे पास जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं वो हैं करीब करीब 8.65 लाख करोड़। ठीक है, कितना है, 8.65 लाख, सॉरी 8.5 करोड़ हमारे पास, नॉट लाख, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 8.5 करोड़, 8.65 करोड़ हमारे पास वर्कर्स हैं, जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। और अगर इनको आपको सबको 125 डेज पे काम देना है तो आपको ये बजट कम पड़ेगा। आपको एक्चुअली कितना चाहिए, आपको टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए और 355 रुपए पर डे के हिसाब से भी अगर पे करते हो तो आपको कितना चाहिए, 3.83 लाख करोड़। तो आपका सेंटर का एलोकेशन, फिर मनरेगा का भी मिला के और स्टेट का भी 40% मिला के, तो वो तो हो रहा है सिर्फ 2.31 लाख करोड़। तो इसका मतलब इसमें अभी भी फंडिंग कम है। लेकिन हकीकत यह है 100 दिन ही लोग काम नहीं कर रहे थे मनरेगा के अंडर, 8 से 9% लोग ही काम कर रहे थे 100 दिन पे, तो 125 दिन कौन लेने वाला है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये है बेसिकली, और ये उसने कहा कि ये इनलाइन है किसके साथ, दिस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स जो हैं हमने पंचायत के लिए भी रखी है, कितना, 55,900 करोड़। ओके, या फिर सिंपली 55.9 थाउजेंड करोड़। ओके, ये इस तरीके से फिगर्स को याद रखा जा सकता है ट्रेंड्स के लिए, जस्ट ट्रेंड्स के लिए। ठीक है, ओके, with allocation of rupees 500 crore, सेंटर बेट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड इन इंडिया। हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स गुड की मैन्युफैक्चरिंग में हम एक ग्लोबल लीडर बने। ठीक है, उसके लिए हमने कितना रख दिया, 500 करोड़ में। और ये कहा गया बजट में कि हमारे पास खूब सारा पोटेंशियल है, हमारे पास कितना है, खूब सारा पोटेंशियल है। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ठीक है, उसका बजट जो वैसे ही बढ़ा दिया गया। पहले उसके पास सिर्फ कितना था, करीब करीब 3,346 करोड़ था। अब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसका बजट याद रखना, सिंपली इट इज अबाउट 4.47 थाउजेंड करोड़। ओके, which was increased earlier, it was 3.34 करोड़। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंक्रीज, ये कम से कम 100 करोड़ 1000 करोड़ से ज्यादा इंक्रीज किया गया है। ठीक है, अब
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो नोडल बॉडी है, नेशनल कैंप्स या लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स करती है एथलीट्स के लिए, ट्रेनिंग वगैरह, उसका बजट भी एनहांस किया गया। पहले उसको इसमें से ही 880 करोड़ दिया जाता था, अब 917 करोड़ उसके लिए अलग से बता दिया गया, ठीक है। लेकिन नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इनका बजट थोड़ा कम कर दिया गया, ठीक है। और खेलो इंडिया प्रोग्राम के लिए सेपरेटली 924 करोड़। सो बेसिकली दिस इज टू एनहांस द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ठीक है। एंड participation of youth in sports activity is inversely proportional to participation of youth in drug addictions. Get the point? So drug menace को कर्ब करने के लिए इसीलिए इस बार इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया, और ऑल्सो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस किया। हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो इंडिया में बनेगी, तो थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर। दिस इज द फोकस, ठीक है। ऑप सिंदूर के बाद मेजर बूस्ट मिला डिफेंस सेक्टर को, ठीक है। डिफेंस सेक्टर को मेजर बूस्ट कैसे मिला? 7.8 लाख करोड़, हाईएस्ट 7.85 लाख करोड़, इतना कभी भी डिफेंस सेक्टर को एलोकेशन नहीं हुआ। दिस इज हाईएस्ट एवर एलोकेशन, ठीक है। और बजट में क्या बोला कि हमको अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करना है पहला, और कहां पे लेकर जाना है? ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे लेकर जाना है, ठीक है। तो टोटल एलोकेशन को बढ़ाया कितना गया? हाँ, इस वक्त बढ़ाया गया कम से कम बढ़ा के इसको कितना कर दिया? 7.85 लाख करोड़, ठीक है। ये 7.85 लाख करोड़ इज एस्टिमेटेड 2% ऑफ आवर एस्टिमेटेड जीडीपी। अपनी जीडीपी का हम 2% जो है वो अपने डिफेंस पे खर्चा करने वाले हैं 2026-27 में, ठीक है। और इंक्रीज कितना हुआ है? दिस 7.5 लाख करोड़ इज एन इंक्रीज बाय 15.19% इंक्रीज, ठीक है। इसमें से हमको 22% खर्चा करना है सिर्फ किसके ऊपर? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जो कि कितना है? 2.19 लाख करोड़। ये सिर्फ डिफेंस सेक्टर में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करना है। मींस डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो हमको प्रोक्योर करना है। प्रोक्योरमेंट अरेंजमेंट डिफेंस के जो है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, या एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर द डिफेंस पर्पस, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, शिप्स हो गए, सबमरीन्स हो गई, ठीक है, ड्रोन्स हो गए, स्मार्ट वेपन्स हो गए, या स्पेशलिस्ट व्हीकल्स हो गई। ये सारे चीजों के लिए हमको ज्यादा खर्चा करना है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि दिस इज ए स्टेप टुवर्ड्स अटेनिंग आत्मनिर्भरता इन डिफेंस सेक्टर, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस सेक्टर, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए, ठीक है। तो definitely it is a positive step. Why? Because a country with a very strong defense is always at a winning edge, and it is always at a better position to tackle the global uncertainties as well as global conflict like situations, very particularly for India which is surrounded by notorious neighbors. तो ये बहुत एक पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव स्टेप है, ठीक है। अब बजट जो है वो ये कह रहा है कि क्लीन एनर्जी के लिए हमको पुश करना है। इसके लिए हमको क्या करना है? ड्यूटीज कट करनी है, इंपोर्ट ड्यूटी कट करनी है। खासकर किस चीज के ऊपर? इंपोर्ट ड्यूटी खास करके हमको उन चीजों के लिए हमको कट करनी है जो हमारे सोलर एनर्जी, सोलर सेल्स या लिथियम आयन बैटरीज के लिए यूज होती है। ड्यूटी कट्स किस किस के ऊपर करेंगे हम? ड्यूटी कट्स ऑन इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर लिथियम आयन बैटरीज एंड सोलर सेल्स। लिथियम आयन बैटरीज और सोलर सेल्स के लिए हमको जो रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे एक मैटर इन्होंने बताया भी है इसमें, सोलर को ग्लास को बनाने के लिए सोडियम एंटीमोनेट, ओके, सोडियम एंटीमोनेट, जिसके ऊपर ऑलरेडी 7.5% का इंपोर्ट ड्यूटी था। सोडियम एंटीमोनेट 7.5% का ड्यूटी था इसमें, ठीक है। अब ड्यूटी कितना कर दिया हमने? सोडियम एंटीमोनेट पे 0, ठीक है, 0% ड्यूटी कर दिया हमने इसके ऊपर, ठीक है। और भी कई सारी चीजें, जैसे न्यूक्लियर पावर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कंपोनेंट्स हमको चाहिए, जैसे कंट्रोलर या प्रोटेक्टर एब्जॉर्बर रॉड्स होती हैं, उन पे भी हम ड्यूटी कट्स करेंगे ताकि हम एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन में श्योर कर पाएं, हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा पाएं, ठीक है। अभी सेंटर ने जो शांति बिल जब पास किया था, अगर आपको याद हो, नवंबर में मैंने पढ़ाया था, सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये वाला जो बिल दिसंबर में पास हुआ था, ठीक है। उस बिल के अंडर कैबिनेट ने 2000 करोड़ का अप्रूवल दिया था। किसके लिए?
प्राइवेटाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर और डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। एटलीस्ट हमको 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं डेवलप करने थे 2033 तक, 2033, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करते हुए एटॉमिक एनर्जी के एलोकेशन को थोड़ा बढ़ा दिया गया, 2% से बढ़ा दिया गया, ठीक है। 38,400 करोड़ इसका एटॉमिक एनर्जी सेक्टर का कर दिया, ठीक है। और एटॉमिक एनर्जी रिसर्च के लिए 8% इंक्रीज कर दिया। एटॉमिक एनर्जी रिसर्च के लिए 8% इंक्रीज करके वो 10,000 करोड़ जो है इसका। अब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को सरप्राइज राइज दिया एलोकेशंस में, ठीक है। पिछले साल सिर्फ 26.5 हजार करोड़ दिया था, इस साल 32.9 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 32.9 थाउजेंड करोड़। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। अब ये जो सारी चीजें हैं ये किस लिए हैं? ये सारी चीजें जो है हम नई न्यूक्लियर एनर्जी या क्लीन एनर्जी की तरफ कैसे ट्रांजिशन कर पाए इन आवर कमिटमेंट टू अटेन जीरो CO2 एमिशंस। हमको जीरो CO2 एमिशंस के लिए हमको सस्टेनेबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे पिछले साल की स्कीम्स जो हैं, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को हमने सोलर एनर्जी से क्या करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, ठीक है। तो इस स्कीम के लिए पिछले साल कितना था, 20,000 करोड़ दिया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। पिछले साल 20,000 करोड़, इस साल 22,000 करोड़, ठीक है। तो 2,000 करोड़ का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं किसके लिए, ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, दिस इज आवर पर्पस, ठीक हो गया। 2,000 करोड़ हैज बीन ईयरमार्क्ड फॉर कार्बन कैप्चर स्टोरेज स्कीम, ठीक है। देयर इज ए स्कीम कॉल्ड एज कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्कीम। जो भी इंडस्ट्रीज है जो कार्बन एमिशन करती है, उनका पॉइंट ऑफ एमिशन पता करना है कि एमिशन कहां से होता है, वहां पे कार्बन कैप्चर डिवाइसेस यूज करनी है और उस कैप्चर्ड कार्बन को या तो यूज करना है एज ए रॉ मटेरियल दूसरी जगह, ताकि दूसरी जगह सोर्स ऑफ एनर्जी वो बन सके, टरबाइन्स को घुमा सके और एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, या उसको कई जगह पे स्टोरेज करना है, ठीक है। ये बेसिकली दिस फॉल्स अंडर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसके लिए सेंटर ने कितना अभी इस साल 20,000 करोड़ जो है वो ईयरमार्क किया है, 20,000 करोड़, ठीक है। और ये कहा गया है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है डीप एमिशंस को कट करने के लिए, ठीक है, डीप एमिशंस को कट करने के लिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको पॉइंट ऑफ सोर्स पे कार्बन कैप्चर करना है, पर्टिकुलरली स्टील, सीमेंट या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से या पावर जनरेशन से, ठीक है। फिर हमको इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे फोकस करना है और शेयर्ड ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जहां हम ट्रांसपोर्ट भी कर सके CO2 एमिशंस को और उनको ट्रांसपोर्ट कर सके और स्टोर कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मेनली फॉर कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज स्कीम के लिए एलोकेट किया गया है, ठीक है। सेंसस जो कि हर साल 2011 में हुई थी, 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन 21 में ना होके 2027 में होगी, ठीक है। और 16 इयर्स के गैप के बाद या 16 इयर्स के गैप के बाद। याद रखना, सेंसस ऑपरेशन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस एंड कमिश्नर फॉर रजिस्ट्रेशन उसके अंडर में होती है, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री, या ये कभी कभी सवाल आता है विच मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर सेंसस ऑपरेशंस। तो होम मिनिस्ट्री का एलोकेशन वैसे ही बढ़ाया गया, कितना 9.44% इंक्रीज किया गया एलोकेशन में, ठीक है, बजट एलोकेशन में। तो कितना दिया गया इस समय 2.55 लाख करोड़, पिछले साल था 2.33 लाख करोड़ होम मिनिस्ट्री को। और इसमें से सेंसस के लिए 6,000 करोड़ जो है वो सेपरेटली रखा गया ताकि सेंसस ऑपरेशंस प्रॉपरली किया जाए, ठीक है। उसके बाद ये कहा कि वाइब्रेंट विलेजेस जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास हमको एक स्कीम चल रही है, वाइब्रेंट विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम नियर इंटरनेशनल बॉर्डर, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ वाइब्रेंट विलेजेस नियर इंटरनेशनल बॉर्डर्स। उसके लिए
कितना इसका सेकंड फेज अब चालू होना है और इसके लिए 300 करोड़ जो है एलोकेट किया गया है। पिछले साल के कंपैरिजन में ये भी बढ़ाया गया है। बाकी आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, और रिजर्व पुलिस फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, इन सभी के लिए क्या किया गया है, बजटरी एलोकेशन जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, ठीक है। और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी जो है बेटर करने के लिए खूब सारा फंड्स जो है 550 करोड़ का एलोकेट किया गया है। पिछले साल सिर्फ 300 करोड़ था उसमें, किसके लिए, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ओवरऑल सारे सेगमेंट्स को टच किया गया, लेकिन उसमें जो की सेक्टर है उसको फोकस किया गया, ठीक है। अब रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स फ्रॉम दिस आर्टिकल, ठीक है। 4 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए, मिनरल रिच स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, केरला, आंध्रा एंड तमिलनाडु। प्लीज रिमेंबर दिस, उड़ीसा, केरला, आंध्रा एंड तमिलनाडु, जिनमें यह बताया गया कि वी विल बी मेकिंग रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, ठीक है। थोड़ा सा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले तो समझो, ये लेंथेनाइट ग्रुप के जो 17 एलिमेंट्स है, ठीक है, ये वो वाले एलिमेंट्स है और 2 और एलिमेंट्स इनके साथ है, ठीक है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स इनको क्यों कहा जाता है? अर्थ जो वर्ड है ना, ये बेसिकली हिस्टोरिकल वर्ड है। बेसिकली जो ऑक्साइड्स होते थे उनको अर्थ एलिमेंट्स कहते थे, ठीक है। ये एक हिस्टोरिकल टर्म है। रेयर इनको उस टाइम रेफरेंस में कहा जाता है क्योंकि उस टाइम या तो ये मिलते नहीं, मिलते तो प्योरली एक्सट्रैक्टेबल फॉर्म में नहीं मिलते। आज की डेट में बहुत एबंडेंट है, लेकिन अब नाम पड़ गया रेयर अर्थ एलिमेंट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये रेयर है अर्थ की सरफेस में। अर्थ के सरफेस में बहुत ज्यादा एबंडेंस में ये पाए जाते हैं, बस ये ऐसे कंग्लोमरेट्स में नहीं मिलते कि आप इनको एक्सट्रैक्ट कर पाओ। और इनका एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी जो है, वो माइनिंग जो है या प्रोसेसिंग जो है, वो भी अभी नेसेंट स्टेज में है, ठीक है। 70% 60% प्रोडक्शन जो है आज भी कौन कंट्रोल करता है? चाइना। तो आत्मनिर्भरता जब करनी है तो आपको अपनी कंट्री में रेयर अर्थ की माइनिंग, प्रोसेसिंग और एक्सप्लोरेशन के लिए डेवलप करने पड़ेंगे कॉरिडोर्स। तो हमने 4 कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए, ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। चाइना की डोमिनेंस को कर्ब करने के लिए और खुद को हम क्या करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, इन कॉरिडोर्स में हम प्रमोट करेंगे माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। अब ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। अब ये जो लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये कौन कौन से हैं? लेंथिनियम हो गया, सीरियम हो गया, या प्रेसियोडियम हो गया, प्रेसियोडाइमियम हो गया, नियोडाइमियम हो गया, सेमेरियम हो गया, यूरोपियम हो गया। हैवी अर्थ में कौन से आते हैं? गैडोलियम हो गया, ट्रिबियम हो गया, डिस्प्रोसियम हो गया, होल्मियम हो गया, एर्बियम हो गया, थ्यूलियम, इट्रिबियम, ल्यूटीशियम, स्कैंडियम, इट्रियम, ठीक है। एक इसमें मेंशन नहीं है, उसका नाम है प्रोमीथियम। प्रोमीथियम इसलिए क्योंकि ये एक्सट्रैक्टेबल क्वांटिटी या माइनेबल क्वांटिटी में अभी इसका कहीं पे रिजर्वायर हमको मिला नहीं है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा बेस्ट सोर्सेज है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में सबसे ज्यादा इनका यूज होता है, विंड टर्बाइंस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ठीक है, डिफेंस एप्लीकेशंस में, ठीक है, हाईटेक डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन्स हो गए, हार्ड डिवाइसेस हो गई, इन सब में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो चाइना का डोमिनेंस ग्लोबल लेवल पे कर्व करने के लिए हमने इसमें मेंशन किया कि हम जो है अब हमने कितना इंपोर्ट किया है, ठीक है। हमने 45% से ज्यादा इंपोर्ट्स हम कर रहे हैं चाइना से, ठीक है। पहले 14.1 मिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट करते थे हम 2014 में। 10 साल में हमने इसको इंक्रीज करके 17.5 मिलियन डॉलर्स तक का इंपोर्ट अब हम 10 साल में, 2024 की डेटा बता रहा हूं जो बजट में मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसलिए हमको इसमें सेल्फ रिलायंस अटेन करने के लिए इसके ऊपर जो है फोकस करना है, ताकि हम चाइना से इंपोर्ट्स कट करें, ठीक है। एक्सपेंडिचर कम हो गए जल जीवन मिशन के ऊपर, क्यों? क्योंकि ह्यूज करप्शंस एंड ह्यूज irregularities have been reported. Almost every state has reported irregularities in जल जीवन मिशन। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने
67,600 करोड़ एयर मार्क कर दिया जल जीवन मिशन के लिए। अगर याद हो 2021-22 के बजट में ये स्कीम लॉन्च किया गया था ताकि पोर्टेबल वाटर जो है हर रूरल हाउस होल्ड को मिल सके, ठीक है, हर घर जल, इसका एक सबमिशन, इसका एक सब स्कीम था, ठीक है। अब तमिलनाडु, गोवा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सभी एरियाज में इरेगुलरिटीज पाई गई, फिर पेनल्टीज एंड रिकवरीज प्रोसेसेस स्टार्ट किए गए। उत्तर प्रदेश में 14,264 कंप्लेंट्स इरेगुलरिटीज इन जल जीवन मिशन। तो ये जल जीवन मिशन बेस्ट एग्जांपल है कि अच्छी स्कीम्स भी अगर पुअर इंप्लीमेंटेशन हो तो फेलियर्स होती है, ठीक है। पुअर इंप्लीमेंटेशन हैज लेड टू ह्यूज इरेगुलरिटीज, लेकिन डिस्पाइट दैट गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इसमें फंड्स एलोकेट इस बार भी किए, इसलिए क्योंकि इसमें कहा कि दिसंबर 11 2025 के हिसाब से अगर हम देखें तो 12.52 करोड़ रूरल हाउस होल्ड क्या है, उनको टैप वाटर मिला है जल जीवन मिशन के तहत। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक फेलियर स्कीम है, बस इसमें इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज जो करप्शन कर रही थी, 112 इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को रिकवरी नोटिसेस भेजे गए हैं और उनसे रिकवरी जो है वो स्टार्ट की गई है, ठीक है। ये तो हो गया आपका जल जीवन मिशन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मार्जिनल हाइक इन सोशल जस्टिस एंड ट्राइबल अफेयर्स। सोशल जस्टिस और ट्राइबल अफेयर्स, सोशल जस्टिस मेनली किसके लिए, शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, इन सभी जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स वगैरह, इनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है। मेनली किसमें, मेनली जो उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह के फॉर्म में, ठीक है, या फिर उनके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, इसके लिए इनको जो है अलग अलग फंड्स दिए गए हैं, ठीक है। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को कितना दिया गया, 13,000 करोड़, 13,000 करोड़ दिया गया सोशल जस्टिस को, और 15.4 करोड़ दिया गया ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, ठीक है। और खास करके ये जो दिया गया है मेनली फॉर एम्पावरमेंट ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब्स, ओके। देयर इज वन स्कीम दैट इज कॉल्ड ए स्कीम फॉर एम्पावरमेंट, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब्स, सीड स्कीम, ओके, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब्स, ठीक है। इन ट्राइब्स की एम्पावरमेंट के लिए जो ये स्कीम लॉन्च की गई है, इस स्कीम में उनको मेजॉरिटी क्या दिया गया है, इम्पीटस दिया गया है, और सीनियर सिटीजन्स को जो है उनका बजट भी एलोकेट इंक्रीज किया गया बाय 100 करोड़। कौन सी स्कीम के लिए, अटल वायो अभ्युदय योजना, ओके, अटल वायो अभ्युदय योजना, ठीक है। दिस इज फॉर द ओल्ड एज पीपल, ठीक है। तो अलग अलग सोशल जस्टिस, ट्राइबल अफेयर्स को हालांकि थोड़ा सा कम फोकस, ठीक है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 बताया गया कि ये लॉन्च किया जाएगा, अनवील हुआ है, अभी लॉन्च नहीं हुआ। अभी हम सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 में चल रहे हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर मिशन, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 जो है, सेमीकंडक्टर सेक्टर की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ये किया गया था, ठीक है। और ISM 2.0 को क्या बोले गए, इक्विपमेंट या मटेरियल प्रोडक्शन के लिए ये जरूरी है, ठीक है। और ISM, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 को कितना बजट एलोकेटेड है, 76,000 करोड़ टू एक्सपेंड सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ECMS, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसका जो एलोकेशन है वो बढ़ा दिया गया और कर दिया गया कितना, 40,000 करोड़, 40,000 करोड़, पहले कितना था, 22,000 करोड़, ठीक है। अब ये आउटले जो है डबल कर दिया गया इस स्कीम में, वो इसलिए क्योंकि इस सेक्टर में सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी है, सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी है, ठीक है। मोस्टली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए, जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स के लिए, अगेन फ्रॉम चाइना, ठीक है। ड्यूरिंग कोविड फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव, ह्यूज शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लेड टू ह्यूज प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलरली वेयर द चिप्स आर रिक्वायर्ड, मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड ऑटोमेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड अदर एरियाज, ठीक है। बुद्धिस्ट सर्किट्स, शशि थरूर का 3-4 दिन पहले एक आर्टिकल आया था रिगार्डिंग इंडिया का टूरिज्म सेक्टर। उसने कहा था कि इंडिया में कई सारे सेक्टर्स हैं जो हम कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिया का कल्चर सर्किट हो गया, बुद्धिज्म सर्किट हो गया, क्रिकेटिंग सर्किट हो गया, ठीक है। तो हमने बुद्धिज्म सर्किट के ऊपर फोकस किया, हाइकिंग ट्रेल्स के ऊपर फोकस किया, और टूरिज्म को ग्रोथ पाथ पे लाने के लिए, ठीक है। अब टूरिज्म को ग्रोथ पाथ पे लाने के लिए हमने एक पायलट स्कीम किया, किसके लिए, 10,000 गाइड्स को हमने क्या करना है,
ट्रेन करना है। अगर आपको याद हो, उस आर्टिकल में मैंने बताया था कि शशि थरूर जी ने ये रिकमेंडेशन दिया, कहा कि ऐसा ट्रेंड गाइड्स होने चाहिए जो बहुत प्लीजेंट एक एक्सपीरियंस दे दें टूरिस्ट्स को, ठीक है। तो और इसमें 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स जो हैं वहां पे ये टूरिस्ट बाद में पोस्ट किए जाएंगे फॉर गाइडेंस ऑफ द फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल टू द टूरिस्ट, ठीक है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी ट्रेन करेगा गाइड्स को हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल में, ठीक है। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, ठीक है। हम ये नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड जो है बनाएंगे, जो डिजिटली डॉक्यूमेंट करेगा सारी प्लेसेस को, स्पिरिचुअल प्लेसेस को, कल्चरल प्लेसेस को, हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस वाली प्लेसेस को। तो उन सारी प्लेसेस में क्या करेंगे हम, फिर कल्चरल टूरिज्म जो है वो क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में मेनली जो टूरिज्म बूस्ट करने के लिए एक स्कीम जो है बताई गई कि बुद्धिस्ट सर्किट्स जो है हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बढ़ाएंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अब मोस्टली जो आपको पता होगा ज्योग्राफी से, 7 सिस्टर स्टेट्स है। 7 सिस्टर स्टेट्स में ये बुद्धिस्ट सर्किट्स जो है हम 6 स्टेट्स में डेवलप करने जा रहे हैं, 6 आउट ऑफ 7 सर्किट। अब 6 में से बाहर कौन सी स्टेट है, मेघालय। इसको ऐसे याद रखना ज्यादा आसान है। कभी पूछा जा सकता है कि बुद्धिस्ट सर्किट में कौन कौन सी स्टेट्स जो है डेवलप करने के लिए हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, 1 2 3 4 5, मेघालय नहीं है इसमें, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, और 7th स्टेट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, एक बार देख लो, ठीक है। हाँ, तो ऑल दो 7 स्टेट्स, हाँ सॉरी सिक्किम, या सिक्किम, कभी कभी दिमाग पॉज ले लेता है, ठीक है। तो ये 7 स्टेट्स को हमने क्या करना है, ये 7 स्टेट्स में हमने करना है इस समय अपना ये बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप करना है, ठीक हो गया। ठीक, उसके अलावा हमने कल्चरल हेरिटेज को भी क्या करना है, रिवाइव करना है। बजट ने क्या कहा, 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स बताई, जिसमें लोथाल, ढोलावीरा, राखीगढ़ी, देन आदिचनलूर, देन सारनाथ, हस्तिनापुर एंड ले। ये सारी साइट्स को 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स है हमारी, जिनको हम डेवलप करेंगे कल्चरल हेरिटेज साइट्स को, ठीक है। उसके बाद कई सारे इकोलॉजिकल और सस्टेनेबल एनवायरमेंट टूरिज्म करने के लिए हमको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अराकू वैली इन ईस्टर्न घाट्स, देन पोडिगाई मलाई इन वेस्टर्न घाट्स, ये सारे एरियाज जो हैं इनमें हम क्या करेंगे, इको टूरिज्म ट्रेल्स जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, ठीक। सेंटर फ्लोट्स इंसेंटिव्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एंड ट्रेनिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड सी प्लेन ऑपरेशंस, ठीक है। अब इसमें मोस्टली एयरक्राफ्ट, क्यों, ये उड़े देश का आम नागरिक एंड उड़े देश का आम नागरिक 2.0, ये 2 स्कीम्स हैं जो फैसिलिटेट करने के लिए लाई गई थी एविएशन सेक्टर में, ताकि जो है एविएशन इंडस्ट्री में जो है वो ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबिलिटी आ जाए, ठीक है। और इसलिए अभी इंसेंटिव्स बताए गए मैन्युफैक्चरिंग के लिए एयरक्राफ्ट्स इन इंडिया, और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट एंड सी प्लेन्स के लिए हमने कस्टम्स ड्यूटी को भी क्या किया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। 7.5% कस्टम्स ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई। पहले कितनी थी, अर्लियर इट वाज 15% कस्टम्स ड्यूटी, अब कितना कर दिया, रिड्यूस टू 7.5%। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, जो भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट होगा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, ओवरहॉल के लिए, या डिफेंस सेक्टर के लिए, सिविलियन एरोस्पेस सेक्टर के लिए, तो वो जो है थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। उससे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड सी प्लेन जो है वो थोड़ा सा इंसेंटिवाइज होगा, ठीक हो गया। कंटेनर मेकिंग इनलैंड वाटरवेज ऑन न्यू कोर्स, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि इनलैंड वाटरवेज के लिए हम कंटेनर्स को क्या कर रहे हैं, बनाने के लिए इंसेंटिवाइज कर दिया इस बजट में, ठीक है। और कितना हमने कंटेनर्स के लिए 10,000 करोड़ का एलोकेशन रखा इस बजट में कंटेनर्स की इंसेंटिवाइजेशन के लिए, ठीक है। कोविड-19 के टाइम पीरियड पे हमने, गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि इंडिया के पास फ्री ट्रांसपोर्ट के लिए एक एडिशनल सी रूट होना
चाहिए। मेनली हम कहाँ से, अपने इंडिजीनियस शिपिंग से हम फ्रीट ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ज़्यादा और अपनी कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, अब इंडिजीनियस शिपिंग में इनलैंड वाटरवेज हमको डेवलप करने हैं। ठीक है, इस बजट में हम ये कह रहे हैं कि हम 20 नेशनल वाटरवेज को और ऑपरेशनलाइज करेंगे। और मेन फोकस कौन सा है, नेशनल वाटरवे 5। न्यूज में है, बजट में है, इंपॉर्टेंट हो गया ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेशनल वाटरवे 5 कहां से कहां, उड़ीसा से वेस्ट बंगाल कनेक्ट करेगा। ठीक है, उड़ीसा में कौन सी जगह, तिलचर। ठीक है, तिलचर इन उड़ीसा, तिलचर इन उड़ीसा। इट विल कनेक्ट टू पारादीप एंड धामरा पोर्ट। ओके, पारादीप एंड धामरा पोर्ट। A total length of this sea route has been also mentioned, some 600 something kilometers. ठीक है, mostly in Odisha, small part in वेस्ट बंगाल ऑल्सो। ठीक है, और अभी हमारा वाटरवेज का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना कंट्रीब्यूशन है कार्गो शिपमेंट में, वाटरवेज कंट्रीब्यूट ओनली 6% ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू 6% कंट्रीब्यूशन टू फ्रीट ट्रांसपोर्ट। नाउ वी वांट टू एनहांस इट एंड वी वांट टू डबल इट टू 12%। 12% करना है हमको, आपको अपना फ्रीट कॉरिडोर थ्रू वाटरवेज। क्यों, क्योंकि वाटरवेज को माना जाता है चीपर मोड, और चीपर मोड माना जाता है ट्रांसपोर्टेशन का, वाटर के फ्लो के साथ भी, और मार्केट एक्सेस भी, और स्मॉल बिजनेसेस को एक्सेस देता है ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रीट को अपना अलग अलग जगह के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हमने कंटेनर मेकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, क्योंकि कंटेनर्स चाहिए, स्पेशल कंटेनर्स फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर कॉरिडोर्स। ठीक है, अब मेनली जो है इसमें डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो है वो हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, दकुनी उड़ीसा से दकुनी इन बंगाल टू सूरत इन गुजरात। ओके, तो जो हम डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर इस बजट में मेंशन्ड है, दैट इज फ्रॉम दकुनी वेस्ट बंगाल टू सूरत इन गुजरात, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। ठीक है, और वी विल बी यूजिंग फॉर दिस नेशनल वाटरवे 5 वी विल बी यूजिंग विच रिवर्स, वी विल बी यूजिंग ब्राह्मणी एंड महानदी रिवर्स, नेशनल वाटरवे 5 जो मैंने मेंशन किया। ठीक है, ब्राह्मणी रिवर एंड महानदी रिवर्स। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी के आप क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कहां से क्वेश्चन आए, जस्ट वो न्यूज में रहे होते हैं तो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, बजट इग्नोर्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी ट्रेड यूनियंस। ठीक है, इसके बावजूद इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया एलोकेशन के बावजूद भी। ठीक है, ये कह रहा है कि लेबर मिनिस्ट्री जो है उसका बजट आपने ज्यादा बढ़ाया नहीं। ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री को आपने पहले भी उतना ही दे रखा था जितना आप दिया, वो कितना है 32.66 थाउजेंड करोड़। ठीक है, ये हो गया आपका लेबर मिनिस्ट्री का एलोकेशन। ठीक है, ट्रेड यूनियन ये कहते हैं कि आपने एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के ऊपर क्यों ध्यान नहीं दिया, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने की बात क्यों नहीं की। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए, जो आईटी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, फार्मास्यूटिकल को बूस्ट देने के लिए, टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए जितनी भी स्कीम्स बताई गई, उन सब में पैरेलली एम्प्लॉयमेंट होगा, तो सेपरेट प्रोविजंस जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए क्यों नहीं दिए, ऐसा उनका कहना है। और वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए बात क्यों नहीं की, जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिपीटेडली, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने लेबर कोड्स की तरफ रेफरेंस दिया कि ये पूरी तरह से हमारे लेबर सेक्टर को रिवैम्प करेंगे और सोशल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ऑल द वर्कर्स इंक्लूडिंग द गिग वर्कर्स उनको भी जो है वो मिलेगी। ठीक है, अब यूनियन लेबर मिनिस्ट्री को जो 32.66 लाख करोड़ जो है इस बार दिया गया है एलोकेशन, उसमें प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ओके, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इस एक स्कीम के लिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है उसी के लिए सिर्फ 20.08 थाउजेंड करोड़ ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, और बजट में उनका यह भी कहना है कि एम्प्लॉयमेंट का इशू जो है कोई एड्रेस नहीं हुआ और ये बजट जो है ये प्रो कॉर्पोरेट बजट है। इसी तरह भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि अर्जेंट लाइवलीहुड एंड सोशल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी ये बजट जो है एड्रेस नहीं कर पाया और इससे उन्होंने क्या शो किया, डिससैटिस्फैक्शन शो किया। ठीक है,
वर्कर्स के लिए कोई स्कीम जो है बहुत ज्यादा इसमें उनको नजर नहीं आई, और ये कहा कि बजट जो है इट वाज फुल ऑफ रेटोरिक, बातचीत थी इसमें ज्यादा, और सब्सटेंस फॉर द मासेस इसमें नहीं है। जबकि आज का द हिंदू का एडिटोरियल जो मैं कल डिस्कस करूंगा, रीजन ये है कि मैं बजट के ही आर्टिकल्स अभी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। आज के द हिंदू के एडिटोरियल में एक बहुत वंडरफुल आर्टिकल आया है जो ये कहता है कि ये वाला बजट जो है सबसे सॉलिड बजट इसलिए है क्योंकि इसमें फ्यूचर लॉन्ग टर्म रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी की ज्यादा कोशिशें हैं, और जो इमर्जिंग सेक्टर्स है जैसे बायोफार्मा सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन हो गया एग्रीकल्चर में, लाइफ स्टॉक, फिशरीज, टूरिज्म, ये सारे जो है इमर्जिंग सेक्टर्स हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एरोस्पेस, डिफेंस, हर एक सेक्टर को इस तरह से रिवैम्प किया गया है, इस तरह से एलोकेशन किया गया है कि पूरी तरह से आत्मनिर्भरता जो है वो हम अटेन कर सके, और ये पूरी तरह से अलाइंड है हमारे विकसित भारत 2047 के विजन के साथ। ये आज के आर्टिकल का क्रक्स मैंने बता दिया द हिंदू में जो आया हुआ है, ठीक है, विकसित भारत बाय 2047, ठीक है। इसी के साथ बजट के सारे आर्टिकल्स, कम से कम 25 से 30 आर्टिकल्स न्यूज़पेपर के जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, मेरे हिसाब से बार बार रिपीटेडली इनको देखो, सुनो, नोट डाउन करो, सफिशिएंट है आपके बजट की नॉलेज के लिए। अब बेसिक जो बजट, ओरिजिनल बजट है, उसको पढ़ाने का फन तो रहा नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी डेफिसिट्स, रेवेन्यू डेफिसिट्स, ये सारी बातें अभी रह गई हैं, तो ये एक और बजट की क्लास लूंगा, उसमें कर लूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, वी विल मीट अगेन टुमारो।